तो चलिए अब क्विकली खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव करा जाए। दरअसल आज हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगी। दिल्ली से लक्ष्मण और असीम दोनों जुड़ेंगे, जो अलग अलग खबरों पे हमें डोप देंगे, ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन पिकअप होने जा रहा है और उस पर भी बातचीत करेंगे। और शरद अवस्थी साहब SMIFS के वो भी जुड़ने वाले हैं। ये सब कवर अप करना है हमको मार्केट ओपनिंग से पहले। तो क्विकली आगे, और सबसे पहले हर्षदा के पास चला जाए और पहला स्टॉक जो रडार पे है, जी एंटरटेनमेंट। क्या हुआ? डेडलाइन करीब आ रही है वो सोनी जी मर्जर की, वो 21 दिसंबर है। और यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट में दरअसल सोनी से मांग की है कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। जो सबसे बड़ा मुद्दा फंस रहा है इन दोनों कंपनियों के विलय के बीच, वो लीडरशिप का इशू है। अब उसी को लेकर शायद कुछ और समय मांगा गया है। याद रखिएगा कि 2022 20 दिसंबर के आसपास वो प्रपोजल आया था सोनी की तरफ से, जी को अक्वायर करेंगे। तो ठीक एक साल के अंदर दरअसल वो टाइमलाइन दी गई थी कि ये डील कल्मिनेट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अब वो डेडलाइन करीब आ रही है, लेकिन जी चाहता है कि कुछ और समय मांगा जाए। थोड़ा सा मतलब वो मर्जर की प्रक्रिया और धीमी टलती हुई, ये ध्यान रखिएगा वायदा के कर्व में ये स्टॉक। गाबा सर, जी एंटरटेनमेंट चार्ट्स पे कैसा? जी एंटरटेनमेंट चार्ट पे जरूर दिखते हैं। जी एंटरटेनमेंट चार्ट पर अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन डिप बायबल है। अब तक तो लगता है कि 270 265 ये जोन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, अब मिलना चाहिए। लेने की जगह कहाँ है? अगर आज मिलता है तो 290 अगर पार कर लिया तो लेने की जगह है। फिर एक अप मिल सकता है, वो 300 पार कर लेगा जी एंटरटेनमेंट। तो दो जगह है खरीदने की, एक सपोर्ट के आसपास या फिर ब्रेकआउट मिले कंफर्म करने के लिए। मन खरीदारी करने का है, लेकिन जो कंडीशनल बाय, वो कंडीशन गावसर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दी। दूसरा, हम लोग चर्चा कर रहे थे आईटी पे आज खास नजर। फ्राइडे को इसी पॉकेट ने बढ़िया मूव डिलीवर कर रहे थे, पर ये पॉकेट आज खबरों में वापस लौटती हुई। हर्षदा, क्या अपडेट्स? इन्फोसिस के लिए एक अपडेट है आशीष। यहाँ पर आपको याद होगा, नॉर्मली जो इनकी साइकिल होती है वेज हाइक की, वो अप्रैल में होती है, लेकिन अब की बारी कंपनी ने वेज हाइक टाल दी थी। लेकिन फाइनली आप कह सकते हैं क्रिसमस तोहफा देने का मन बनाया है। तो नवंबर 1 ऑनवर्ड्स कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों को वेज हाइक दी है। वेज हाइक औसतन 10% से कम की ही है। कुछ लोगों के हाथ दरअसल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, वो रिवाइज सैलरी लेटर्स आ चुके हैं। और आपको याद होगा जब अप्रैल में ये मामला टला था, तब ये एक सेंटिमेंट के तौर पर बड़ा नेगेटिव था इन्फोसिस के लिए। अब इवेंचुअली वो अपनी वेज हाइक साइकिल पर वापस लौट कर आए हैं नवंबर में, अप्रैल के बजाय। लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इन्फोसिस ठीक है भाई, हाइक्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से एक तो पहले टल गए, और टलने के बाद साल के एंड में चलिए आए, तो अब उस पर कंप्लेंट ये कि शायद जितना नॉर्मली डोल आउट करते थे उससे कम, सिंगल डिजिट पे है, अप टू है, तो मतलब सिंगल डिजिट, हायर सिंगल डिजिट टाइप्स है। और आईटी पे रिपोर्ट्स भी आई हैं आज। मेरे ख्याल से सिटी की रिपोर्ट कवरेज था, लाइए बनाए डायरेक्टर साहब। सिटी का विप्रो पे सेल कॉल, विप्रो का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब पहले। 360 का लक्ष्य, सीएफओ मीट के टेक अवे कहते हैं कोई चेंज नहीं है Q3 विजिबिलिटी को लेकर वर्सेस स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। पस्ती है इनके लिए सारा मामला, और इंटेंस फॉरलॉस शायद देखने को मिले Q3 में बीएफएसआई और टेक वर्टिकल्स में। सिटी सेल है उनका, 360 का लक्ष्य खड़ा हुआ सिटी 486 पे, 80 रुपए नीचे, 85 रुपए नीचे। टेक महिंद्रा सिटी की सेल कॉल 1000 का लक्ष्य है। सीएफओ मीट के टेक अवेज कहते हैं फोकस शेयर टाइम पास, ठीक है, उन्होंने अपने रैशनल्स देखे हैं। मेरे लिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट 1000 का। कहां खड़ा है टेक? 1306 पे। HCL टेक लेकर आइए, सिटी का आ गया न्यूट्रल का कॉल, 1295 के टारगेट्स, ये खड़ा है 1500 रुपए पे स्टॉक। और इन्फोसिस जिसकी चर्चा अभी करी, 1565 का टारगेट है, न्यूट्रल का कॉल है। तो ठीक है, ये तो खैर 1565 के लक्ष्य, और टेक नहीं इन्फोसिस दिखाइए डायरेक्टर साहब, और उसके बाद टेक महिंद्रा 3170 के सेल कॉल है। ठीक है, ये कहानी है सिटी की। ये सचिन, आईटी को लेकर मूड कैसा? बहुत अच्छे मूव्स हमने थर्सडे और फ्राइडे को एंजॉय कर रखे हैं, आज पस्त हुआ तो क्या करूं? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से काफी सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अपने लाइफ हाइज के आसपास के मूव्स बनाए, मुझे लग रहा है एक वर्टिकल रैली के बाद अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या पुल बैक मिलते हैं तो वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी।
विद इन दिस पर्टिकुलर स्पेस दो पॉकेट्स जो एक काफी अच्छे इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है, उसमें से पहला होगा कोफोर्ज। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, डिस्क्लोजर होगा। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है वहां पर भी अपने लाइफ हाई क्लस्टर रेजिस्टेंस जो था 2021 से, आई थिंक वो पर्टिकुलर क्लस्टर इसने काफी कॉन्फिडेंटली फ्राइडे के सेशन में पार किया था। एंड मंथली चार्ट पे एक काफी बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है। तो आई थिंक काफी बड़ी तेजी अभी भी इन सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अनलॉक होनी बाकी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। सेकंड जो स्टॉक हमारे रेडार पे है वो है विप्रो का, एंड ऑलरेडी यहाँ पर भी जिक्र हुआ है। डेली चार्ट पे यहाँ पर सिमिलर फॉर्मेशन है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है 450 के आसपास। एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसने वापस एक बार चैलेंज किया है। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आई थिंक मई 2022 के बाद ये कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है अटेम्प्ट हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल को निकालने का। तो आई थिंक एक अगर थोड़ा सा पुल बैक आ जाता है तो आई थिंक 440 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, जहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारने की ही सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 500-540 तक की एक ट्रेजेक्टरी ओपन हो चुकी है। ओके वैसे आशीष, जिसका पत्र आया वो बड़ा खुश था, हमारी मित्र मंडली में था जिसका पत्र आया, वो कह रहा था कि देर आए दुरुस्त आए, वो खुश था, इसमें खुश रहे ये एक्चुअली तरीका सही है, देर आए दुरुस्त ना दो तो अपसेट। इसमें अच्छा है कि कुछ भी दे दो तो खुशी मिल जाती है एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय अपसेट नहीं है कि पिछली बार इतना दिया था इस बार इतना, बोले मिला जो मिला खुशी खुशी रख लो। इन्फी का भी काम हो गया, एम्प्लॉय का भी काम मिला सब। पर मैं इस टॉपिक को ज्यादा छेड़ना चाहता हूँ क्योंकि अपना भी एचआर सुनता रहता है सब चीजें। मैं वही बोलने वाली थी, ज्यादा बातचीत करना है फालतू। हाँ, बिना बात के आइडिया शेयर नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, देखते हैं आईटी कैसे बिहेव करेगा, उसके बाद इस पे व्यू ले लिया जाएगा, सिर्फ टेक्निकली और फंडामेंटली। इस टॉपिक को हटा दिया हमने। अच्छा, लक्ष्मण स्क्रीन पर हैं, पहले उनके पास चला जाओ। रसीम भी दिख रहा है, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग भाई। पूरा गुड मॉर्निंग आशीष। पूरा वीकेंड जो है ना लक्ष्मण जी, ये तरह तरह की खबरें चलती रही बैंक से लेकर। प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि बैंक मर्जर पर होने वाली जो संसदीय कमेटी की बैठक है उसका एजेंडा बदल दिया गया है। अब मर्जर की बजाय सिर्फ बैंकों के कामकाज पर ही चर्चा होनी है। ये हुआ क्या अपडेट्स हैं और पूरी खबर है क्या, आप समझाओ भाई, ये क्या चल रहा है? देखिए, दरअसल हुआ क्या कि 14 तारीख को एक एजेंडा जारी किया गया जो संसद की लोकसभा की सबऑर्डिनेट कमेटी की बैठक का, और वो बैठक जो है 2 तारीख को मुंबई में होनी थी और 5 और 6 जनवरी को गोवा में होनी थी। और एजेंडा में कई सारे आइटम थे, उसमें से 2 आइटम ये थे कि 2 बैंकों के मर्जर के ऊपर चर्चा होगी, जैसे यूनियन बैंक और यूको बैंक के मर्जर के बाद क्या सिनेरियो बन सकता है, इस पे चर्चा होगी। और एजेंडा में ये भी लिखा था कि बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच मर्जर के बाद क्या सिनेरियो होगा, इस पे चर्चा होगी। अब सारा बवाल यहीं से खड़ा उठा कि आखिर ये बैंक के मर्जर की बात आ कहां से गई, क्योंकि सरकार ने पहले कभी इन बैंकों के मर्जर की बात की नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा इस पे सोशल मीडिया पे बातें चली, फिर सीएनबीसी आवाज़ ने इस मुद्दों को सामने रखा। तो उसके बाद कुछ ही घंटों बाद फिर कल ही वित्त मंत्रालय की तरफ से एक सफाई आई, और सफाई में क्या कहते हैं, एजेंडा को ही बदल दिया गया। एजेंडा में मर्जर शब्द को हटा दिया गया, सिर्फ ये रखा गया यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कामकाज की पे चर्चा होगी। तो मर्जर शब्द को हटा दिया गया, यानी पहले जो मर्जर की बात होनी थी अब मर्जर नहीं होगा। और वित्त मंत्रालय के जो सूत्र है उनका कहना है कि फिलहाल मर्जर की कोई संभावना नहीं है या फिर किसी ऐसे प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। मर्जर शब्द हटा तो दिया, इसकी बात आई कहां से थी लेकिन फिर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है लोकसभा का, उसका पूरा मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा कि आखिर किन किन मुद्दों पर ये मुद्दा चर्चा करती है। उसमें 2 बातें लिखी थी, एक सरकार ने कोई कानून बना दिया है या फिर कोई एक्ट बना दिया है, उसके रूल्स निकालने हैं, तो रूल्स से पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अपना
चर्चा देती है। तो ऐसा तो कोई एक्ट बनाया नहीं सरकार मर्जर को लेकर के। दूसरा जो महत्वपूर्ण टर्म्स कंडीशन है वो ये है कि अगर सरकार कोई कानून लाने जा रही है या कोई फैसला लेने जा रही है तो फैसला से पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अपने विचार देती है। तो ये सरकार लाने वाली है कि नहीं लाने वाली है, यहां से मामला उठ खड़ा होता है। तो हालांकि सरकार ने खंडन कर दिया है, लेकिन एक दबे जुबान से ये चर्चा जरूर शुरू हो चुकी है कि जरूर ये प्रस्ताव कहीं पे होगा। इस वजह से इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने इस पर चर्चा करने की बात छेड़ी होगी। और तीसरी बात, कि कई बार एक कमेटी जो है अपने हिसाब से भी कोई मुद्दा उठा लेते, लेकिन अचानक से मर्जर का मुद्दा उठा लेगी, ये मुझे समझ से परे आ रहा है। तो ये तय है कि 2024 से पहले, चुनाव से पहले कोई बैंक का मर्जर होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन अब चूंकि प्रस्ताव में डॉक्यूमेंट में आ गया था, तो ये हो सकता है कि आगे चल के किसी भी सिरे से कहीं फिर से मुद्दा उठ खड़ा हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी के पहले हफ्ते में गोवा में बैठक होनी थी, 2 जनवरी को मुंबई में बैठक होनी थी, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा सुर्खियों में रही बैठक। बढ़िया है, गोवा में मीटिंग होनी है। और भाई साहब अब सबके जहन में घूमने लगेगा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मर्जर की तैयारी। खैर ऐसा फिलहाल तो नहीं हो रहा है, और जो कुछ होना है, इन चारों बैंक्स की एक रिव्यू मीट होगी साल की शुरुआत में गोवा में। देखते हैं चारों स्टॉक्स कैसे ओपनिंग पे बिहेव करते हैं। पर सरकारी बैंक्स की बात छिड़ी, सतपुते साहब एसबीआई का एक बार चार्ट चेक हो जाए क्या, फ्राइडे का हीरो। आशीष जी, आपने एक नोट नहीं किया, ये जो मीट है वो गोवा में है। पर वो मीट के दौरान एजेंडा बदलते रहे, समझ में आता है, मीट से पहले एजेंडा बदलना है। आशीष जी, कौन सा चार्ट चाहिए आशा? छोड़िए, आप क्या रखा है? नहीं बताइए। एसबीआई। ओके आशीष जी, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका चार्ट बेहतरीन है। और इनफैक्ट जिस तरह से परसों के जो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था, 52 वीक हाई अनचार्टेड टेरिटरी पे है, तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और चलेगी। देखिए एज पर द लेवल्स आर कंसर्न, मुझे लगता है 640 का सपोर्ट रहेगा, 648 का क्लोज है, तो स्लाइटली डिप मिलेगा, वो डिप बाइंग के लिए होगा। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 670 टू 675। तो मुझे लगता है ये स्विंग थोड़ा और चलेगा, शॉर्ट स्क्वीज रैली थोड़ी और मिलेगी। तो स्टॉप लॉस जो है आशीष जी, हमें वो करीबन 630 के आसपास रखना है पोजिशनली, एंड स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिप की। ओके, रखना है। वैसे एक और पॉकेट रडार पे, सरकारी बैंक्स अपनी जगह, आईटी अपनी जगह, रखिए शुगर स्पेस को रडार पे। आपको याद होगा सरकार ने पहले शुगर, गन्ने के रस का डाइवर्जन तो पूरी तरह से रोक दिया था इथेनॉल के लिए, कि आप सिर्फ बी हेवी मोलासिस के थ्रू ही इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। अब फ्राइडे शाम को कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए, कुछ शर्तों के साथ हल्की सी रिलीफ मिलती हुई। असीम के पास चलते हैं और समझते हैं क्या अपडेट्स हैं, कैसे रीड करें उनको। असीम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर के बैठक बुलाई और जल्दी टिंकरिंग इसके साथ की जा सकती है। अब सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं, थोड़ी सी राहत हम कह सकते हैं कि चीनी मिलों को मिली है। फूड सचिव के मुताबिक ये कहा गया है कि 17 लाख टन चीनी या सरकोस को डाइवर्शन करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं कितना डाइवर्शन किया जाएगा। तो 2 चीजें इस नोटिफिकेशन में कही गई है। कहा गया है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो डिसाइड करेंगी कितना डाइवर्शन होगा और वो खरीदेंगी चीनी मिलों से। यानी कि अब चीनी मिलों का कोटा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तय करेंगी। वही तय करेंगे कि हमको शुगर जूस लेना है, बीआईवी मोलेसेस लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो सारी चीजें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर छोड़ दी गई है। तो अब जो हम कह सकते हैं कि जो चीनी मंत्रालय या फूड मंत्रालय उसने अपना पल्ला इससे झाड़ दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कही गई है कि जो स्पिरिट बनाया जाएगा या जो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाई जाएगी उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। तो हो सकता है कि इसका थोड़ा सा असर आपको शराब कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिले। लेकिन जो भी सरकार है, सरकार के मुताबिक ये चीनी मिलों को थोड़ी सी राहत दी गई है, चीनी कंपनियों को राहत दी गई है, खासतौर पे कि वो डाइवर्शन कर पाएंगी। 17 लाख टन के आसपास सरकोस का चीनी का वो डाइवर्शन कर पाएंगी और सरकार आगे भी इसको रिव्यू करती रहेगी। फॉर द टाइम बीइंग पिछले ऑर्डर से ये कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक ने कुछ टेम्पररी रिलीफ तो दे दिया। चीनी का मूड कैप्चर करने के लिए बहेती साहब एक काम करें, बलरामपुर चीनी की दूर समझें। जब खबर आई तगड़ा करेक्शन, एक तरफा मूव, उसके बाद पिछले कुछ दिनों से लार्जली दायरे में कामकाज, सो कॉल्ड कंसोलिडेशन, तेजी करने का मन बन रहा है, नहीं बन रहा।
जी आशीष जी, चार्ट्स पे प्रेशर तो क्लियरली विजिबल है और स्टॉक जिस हिसाब से बैन में हमें लग रहा है कि आज इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी क्योंकि शॉर्ट्स काफी बिल्डअप है। तो जरूर तेजी करने की सलाह रहेगी, लेकिन कैश में ही खरीदे इसे। 377 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है। क्लियरली ये काउंटर ट्रेड है क्योंकि स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बट हमारा असम्पशन है कि ये एक न्यूज ड्रिवन मूव रह सकता है। तो 397 तक की यहाँ पे रैली देखने मिल सकती है। 400 का जो एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक शायद ये जा सकता है। 397 पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी और कैश में से खरीदने की सलाह रहेगी। कैश में खरीदने का मन बनाइए। न्यूज ड्रिवन कुछ मोमेंटम शायद दिखाता हुआ नजर आए। बलरामपुर, मणप्पुरम, सेल, इंडिया सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर, डेल्टा कॉप, जी एंटरटेनमेंट, ये सब एफएनओ कर्व में है, ध्यान रखिएगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कर्व के बाहर आ गया। हर्षदा, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आज दूसरी खबरों में आशीष जिन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए उसमें 2-3 फार्मा कंपनियां। जाइडस लाइफ, 2 अप्रूवल यूएस एफडीए की तरफ से मिले हैं। एक अप्रूवल फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जो प्राइमरीली पार्किंसंस डिजीज के लिए कंपनी दवा बना रही है उसके लिए मिला है। दूसरा सीजर्स की एक दवा है उसके लिए यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है। और मोरैया में दरअसल वो दवा बनाई जाएगी जिसकी औसतन सेल्स करीब $250 मिलियन के आसपास की है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, यूएस एफडीए ने दरअसल इनकी वर्जीनिया आम की इकाई की जांच की। 5 ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं। कंपनी कहती है कि इन ऑब्जर्वेशंस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई बिजनेस डिस्ट्रप्शंस होने का डर यहां पर नहीं है इस जांच के बाद और उन आपत्तियों के बाद। लुपिन को यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। गाउट के लिए एक दवा बना रहे हैं ये। पीतमपुर फैसिलिटी में दरअसल ये बनाई जाएगी। लगभग $88 मिलियन का एस्टिमेटेड सेल्स साइज है इसका। दूसरी खबरों में सोलर इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इनकी नागपुर वाली यूनिट में पैलेट कास्टिंग हाउस में दरअसल एक्सप्लोजन हुआ जिसके चलते 9 लोगों की जान गई है। अब कंपनी कह रही है फाइनेंशियल लॉस इसका कुछ खास बनता नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसकी अभी भी जांच चल रही है। साथ ही साथ पीबी फिनटेक, आपको याद होगा कई ब्लॉक डील्स हुई थी फ्राइडे के सत्र में, तो उसमें पीबी फिनटेक में सॉफ्ट बैंक ने लगभग 11 मिलियन शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पर 919 करोड़ की वैल्यू के शेयर बेचे गए 800 रुपए प्रति शेयर पर। खरीदारों के नाम में गवर्नमेंट पेंशन फंड है और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। के फिनटेक में जहां पर जनरल अटलांटिक ने लगभग 9.99% स्टेक बेचा। बायर्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, प्रू लाइफ और म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीदा है और सोसाइटी जनरल ने भी करीब 1% स्टेक लिया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। यूएसएल 365 करोड़ का क्लेम इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स की तरफ से। परसिस्टेंट सिस्टम्स को भी दरअसल वर्मोंट टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी इंपोज किए $255 मिलियन की। साथ ही साथ टाटा पावर आप ध्यान रखेंगे, सोलर सिस्टम्स की जो इकाई है इनकी एनटीपीसी के साथ करार है 418 करोड़ का, तो वो स्टॉक रेडार पर। वेल्सपन कॉर्प ने कहा है कि करीब 807 करोड़ अपनी तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, तो वो रेडार पर रहेगा। मसगांव डॉक के हाथ $42 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है। एक यूरोपियन क्लाइंट है जिनके लिए मल्टीपर्पस 3 हाइब्रिड पावर वेसल्स बनाने 27 महीनों में इनको डिलीवर करना है। लैंडमार्क कार्स 2 अपडेट्स हैं। एक तो मर्सिडीज बेंज के लिए एक वर्कशॉप हैदराबाद में खोलेंगे, दूसरा एमजी मोटर के लिए एक डीलरशिप अहमदाबाद में खोल रहे हैं। ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वेदांत भी आज रेडार पर रहेगा, बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड को लेकर। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कंफ्यूजन है। परसिस्टेंट का जो लेवाई करी है ना वर्मोंट टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो $255 की है। हाँ, $255 मैंने गलती से नहीं, मैंने भी कहीं देखा था मिलियन। हाँ। मैंने कहा तो गया स्टॉक, नहीं, पर वो एक्चुअली सिर्फ $255 की। ठीक है, वो एम्प्लॉइज आपस में निपटा देंगे। खैर इसको हटा दीजिए स्टॉक्स न्यूज में से, बाकी सारे स्टॉक्स आप रखिएगा। वीरू, क्विकली आज के हॉट स्टॉक्स कौन से? जैम हॉट स्टॉक्स याद रखिएगा, किसी भी सूरत हाल में बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ मैं स्टैट से बातचीत करता हूं। और मैं जैसे कि शुरू में भी कह रहा था कि स्टॉक फ्यूचर्स उन पे ध्यान दीजिए जहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जहां पे कॉल राइटर्स ट्रैप है।
पहले मैं केमिकल स्टॉक्स पे दो पे राय रखना चाहूँगा, मतलब बात रखना चाहूँगा। आरती इंडस्ट्रीज और यूपीएल, हमने पूरे शुक्रवार में केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी, ऊपर से लेकर नीचे। एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, यूपीएल, टाटा केमिकल कॉल में भी शामिल है। इन दो स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए, ऑप्शन स्टैट्स को देखते हुए, पहले आरती हो गया, फिर यूपीएल हो गया, और तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील। इस पर नजर रखिएगा, मूव अच्छा था। और चौथा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है, बट मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ और मैं डेटा के आधार पे ये कह रहा हूँ। एक चीज़ देखिएगा, 2460 से लेकर 2500 के बीच में शुक्रवार को यहाँ पे 4500 कॉल शेड हुई है, और इसकी 2500 की कॉल में अभी भी आउटस्टैंडिंग ओआई है, वो है करीब करीब 17,951 कॉन्ट्रैक्ट का। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये उसको पार करता है तो शॉर्ट कवरिंग और कॉल राइटर्स के ट्रैप होने के चांसेस होंगे। तो एक हो गया सेकेंड लास्ट स्टॉक ये, और एक हो गया आरबीएल बैंक। छोटे बैंकों की कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला, और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी थीम है जो स्टॉक्स लोअर लेवल से बाहर निकल रहे हैं। आरबीएल बैंक 292, इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। 12 मार्च 2020 के बाद का अब तक का हाईएस्ट क्लस्टर, अपने करियर के सबसे बुरे फेज से बाहर निकल के आता हुआ। मानस, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आरबीएल पे आपका टेक। देखिए, आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। आई थिंक 284 के स्टॉप लॉस से 305 रुपए की टारगेट सेट करिए। रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। बेहद इंटरेस्टिंग है हॉट स्टॉक्स की लिस्ट, लेकिन मुनाफे की तैयारी समेटने का समय। सारी बातचीत हो गई। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार पहला सॉन्ग।